माइक्रोबायोलॉजी दो टर्म्स हैं। एक वर्ड जो है इसका माइक्रोन है और दूसरा जो है बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल, इतना स्मॉल कि जिसको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और उनको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये लिटरल मीनिंग्स लिखे हुए हैं कि माइक्रोन का क्या मतलब है, बायोलॉजी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि दो जो है ना ग्रीक वर्ड्स हैं, और वो कौन कौन से हैं ग्रीक वर्ड्स। एक माइक्रोन है और दूसरा जो है बायोलॉजिया है। तो इन दो वर्ड से जो है ये मिलकर माइक्रोबायोलॉजी का वर्ड बना है, डिराइव किया गया, अखज किया गया है। ठीक है। तो ये जस्ट आपको पता हो कि माइक्रो का मतलब क्या होता है और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की तरफ हम लोग आते हैं। जो इसकी डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी की प्रॉपर है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है दैट डील विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ इसका ताल्लुक होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब कौन से होंगे? माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? ऐसे जानदार जिनका साइज बहुत ही कम होता है, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनके स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनका जिंदा जानदारों पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे कोई बैक्टीरिया है या वायरस है, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, क्या वो डिजीज काज करता है, क्या हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया है। तो इसको हम लोग इफेक्ट कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। इट इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी, इसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, पेपर के अंदर आ सकती है, एमसीक्यू के अंदर भी, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। और उसके बाद माइक्रोब्स, ये क्या होते हैं? माइक्रोब्स दरअसल जो है ना, ये छोटे जानदार होते हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो माइक्रोब की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोब कह लें और उसके साथ बायोलॉजी कह लें। ठीक है। तो माइक्रोब्स, इट इज ए टर्म, ये एक टर्म है, इस्लाह है फॉर टीनी क्रिएचर। टीनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्रिएचर मखलूक को कहते हैं, मतलब आप यूं भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे जानदारों को जो है ना माइक्रोब का नाम देते हैं। दैट इज इंडिविजुअली टू स्मॉल, जो इतने छोटे होते हैं टू बी सीन विद अनएडेड आई, जो आप जो है आम आंख से उसको नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रोब्स का नाम देते हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है ना माइक्रोब्स को ही स्टडी कर रहे होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रोब्स को ही स्टडी कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। बैक्टीरिया हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, वायरसेस को डिस्कस कर सकते हैं, फंजाई को डिस्कस कर सकते हैं, प्रोटोजोआ को डिस्कस कर सकते हैं, माइकोप्लाज्मा को डिस्कस कर सकते हैं, रिकेट्सिया, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ये तमाम माइक्रोब्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं। इनको हम ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे इन फ्यूचर लेक्चर्स जो हमारे पास होंगे। आज हम लोग जो है बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, पहले हम लोग स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है? फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसमें वो बता रहा है कि आप इसमें क्या क्या चीज़ों को स्टडी करते हैं। इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। लाइक एलजी है, बैक्टीरिया है। ये एलजी अलग चीज़ है, बैक्टीरिया अलग चीज़ है। रिकेट्सिया है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, जीस्ट है और वायरसेस है। ये ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं इसके अंदर, माइक्रोब्स के अंदर। और सेकंड है विदाउट द हार्मलेस ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट कम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस लाइफ वुड बी अनसर्टन। इसका मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि जैसे कोई एक जानवर होता है, वो मर जाता है, जैसे गाय है, भैंस है या कोई डॉग है, आप लोग क्या करते हैं, उसको उठा के जो है ना आबादी से दूर फेंक के आ जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो है ना बिल्कुल मट्टी मट्टी हुई होती है, वो मतलब तमाम उसका वजूद खत्म हो चुका होता है। उसकी रीजन ये होती है कि एनवायरनमेंट के अंदर वायरसेस और बैक्टीरिया, ये दो नाम आप लोग याद कर लें। वायरसेस, सॉरी, बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई ये मैंने इधर लिख दी हैं। बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या काम करते हैं, ये जो लार्ज कम्प्लेक्स उनका बॉडी होता है ना,
उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मालिक्यूल्स के अंदर, और इस प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं डीकम्पोजिशन का। डीकम्पोजिशन का मतलब एक वर्ड होता है ना कंपोजिशन का, कि कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी हुई है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि उसको उसके तमाम अज्जा के अंदर तोड़ देना, किसी भी बड़ी चीज को उसके उन अज्जा में तोड़ देना जिनसे वो मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और इन जानदारों को जो डीकम्पोजिशन के अमल के अंदर हिस्सा लेते हैं उनको हम लोग डीकम्पोजर का नाम देते हैं। और डीकम्पोजर की एग्जांपल कौन कौन सी है? बैक्टीरिया और फंजाई। डीकम्पोजर की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। यहाँ पे वो ये कह रहा है अगर ये वाले बैक्टीरिया और फंजाई नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? आपके जो मतलब ये जो लाइफ है अनसर्टन हो जाएगी। यानी जैसे जानदार कोई मर जाते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इतने बड़े बड़े जानवर हैं, तो वहां से इतनी बड़ी गंदी बदबू फैलेगी कि आप लोग सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप लोग कुर्बानी के दिनों में जानवर ज़िबा करते हैं, उसकी खाल लोग उठाकर ले जाते हैं, तो उसको पता नहीं क्या क्या केमिकल से प्रोसेस करवाते हैं, तो आप लोग जो है ना 5 मिनट उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है। पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आप लोग आ जाएं फॉर ए स्टीराइल प्रोडक्ट। स्टीराइल का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो तमाम जरासीमों से पाक होती है, उसके अंदर किसी भी चीज के जरासीम होने के चांसेस नहीं होते। जरासीम का मतलब अब यहाँ पर जो है ना बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, मतलब जो चीजें जो है ना डिजीज काज करने के काबिल होती हैं। फॉर ए स्टीराइल प्रोडक्ट क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी इज सिंपल। उसका जो क्वालिटी का क्राइटेरिया होता है बहुत सिंपल होता है। देयर शुड बी नो लिविंग डिटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अंदर कोई भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होना चाहिए। अब आप लोग जैसे फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास मेडिसिन आ रही है, कोई एक एंटीबायोटिक है, आप के पास एक मरीज आया जी बुखार का, जिसका फीवर जो है ना 102 पे है, आपने उसको एंटीबायोटिक दिया है। अब पता चला कि जो एंटीबायोटिक था वो स्टीराइल ही नहीं था आमिर। वो जो एंटीबायोटिक आप लोगों ने दिया वो स्टीराइल ही नहीं था। स्टीराइल ना होने का मतलब क्या है? कि उसके अंदर कंटेमिनेशन थी बैक्टीरिया की या वायरस की या किसी और चीज की। तो फिर क्या होगा? वो बंदा बजाय इसके कि रिकवर हो जाए, वो उसकी तबीयत जो है ना बहुत ज्यादा सीरियसनेस की तरफ चली जाएगी, उसकी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए वो कह रहा है कि स्टीराइल प्रोडक्ट उसको मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को स्टीराइल होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होना चाहिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक होना चाहिए। उसके बाद ये वाला पॉइंट आप लोग करें, इट इज ऑब्वियस दैट मेडिसिन कंटेमिनेटेड विद पोटेंशियली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कोई भी जो मेडिसिन है उसके अगर अंदर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है या वायरसेस है या कुछ भी है, तो कहते हैं उसको भी जो है ना स्टीराइल होना चाहिए। आर ए सेफ्टी हैजर्ड, सो मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड बाय वल्नरेबल रूट्स। वल्नरेबल रूट्स कौन से होते हैं? ऐसे रास्ते जिनके जरिए आप इंजेक्शन के जरिए से मेडिसिन देते हैं। वो आईवी भी हो सकता है, इंट्रावेस्क्यूलर होता है, आईएम भी हो सकता है, सबकुटेनियस भी हो सकता है। डिफरेंट उसके जो है ना तरीकेकार हैं। मीन्स के जो आप इंजेक्शन के जरिए से कोई भी मेडिसिन अपने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, उसको हम लोग वल्नरेबल रूट्स का नाम देते हैं। ये सेकंड ईयर में ये टर्म बार बार आएंगी। आर टू वल्नरेबल एरियाज ऑफ द बॉडी। वल्नरेबल एरियाज अब कौन से होंगे? जो नर्मो नाजिक होते हैं, जैसे आईज होती हैं। आर मैन्युफैक्चर्ड एज स्टीराइल प्रोडक्ट। कहते हैं कि वो भी जो है ना स्टीराइल होनी चाहिए। अब आई ड्रॉप्स हैं, आपको बाद में पता चला कि जी वो तो स्टीराइल नहीं थी, उसके अंदर बैक्टीरिया थे या वायरसेस थे या कुछ और माइक्रोब थे, तो वो क्या काम करेंगे? आपके बॉडी के अंदर दाखिल होकर वो बीमारी फैलाना शुरू कर देंगे। एक में आप लास्ट में कह रहे हैं कि इंजेक्शन आर आल्सो सब्जेक्ट टू ए टेस्ट फॉर पायरोजन। पायरोजन ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ना रेस कर जाता है। कहते हैं कि इंजेक्शन को आप चेक करें, क्या उसके अंदर कोई ऐसा पायरोजन, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरसेस भी हो सकते हैं, कोई माइक्रोब्स हो सकते हैं। कहते हैं कि आप उसको चेक करें लेबोरेटरी के अंदर, क्या वाकई वो स्टीराइल है या नहीं है, क्या वो जरासीम से पाक है या नहीं है, क्या उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये तमाम माइक्रोब उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं है। और वो चेक करने के बाद फिर वो कहता है कि उसको जो है ना आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें। ऐसे आप कभी भी ना करें। तो ये इसके जो है ना स्कोप हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो ये स्कोप आपको कम से कम 5 आने चाहिए लाजमी। उसके बाद वर्ड हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं। माइक्रोब के अंदर जो है ना ये फॉल करता है, और हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों ने ये पढ़ा कि इकराम
माइक्रोबायोलॉजी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? वेरी स्मॉल, ऐसे जानदार जिनका साइज बहुत कम होता है। और बैक्टीरिया जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। ये एमसीयू के अंदर आ सकता है। द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लिवन हुक इन 1673। ये साइंटिस्ट का नेम आ सकता है पेपर के अंदर कि इसको जो है ना कौन से साइंसदान ने जो है ना इसको डिस्कवर किया था, उसका क्या नाम था, ये पेपर के अंदर आ सकता है। और 1673 ये भी आप लोग अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इसका जो साइंटिस्ट का नेम है ये आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। उसके बाद बैक्टीरिया होते क्या हैं? पहला उसने इसके लिए वर्ड लिखा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि ये इतना स्मॉल होता है कि इसको हम लोग आम आंख से नहीं देख सकते, और इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि ऐसे जानदार जिनका बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होता है। यूनिसेलुलर, ऐसे जानदार जिनका बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होता है उनको हम यूनिसेलुलर का नाम देते हैं। और ऐसे जानदार जिनका बॉडी बहुत ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है जो उनको हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। हम इंसान मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं, मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं। और उसके बाद उसने यहाँ पे एक टर्म यूज की है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर कोई वाजे न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके सेल के अंदर कोई वाजे न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और उनके बॉडी के अंदर हम लोगों ने जैसे फिजियोलॉजी के अंदर ऑर्गेनेलीज पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, तो वो कहता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज उनके बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होते। ये प्रोकैरियोट का बता रहा है कि प्रोकैरियोट ऐसे जानदार होते हैं जिनके अंदर कोई वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, और इसके साथ साथ उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। तो आप बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या होगी? माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। करेक्टराइज बाय लेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होते हैं, उसको क्या नाम हम लोगों ने दिया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया था। कहते हैं कि इनका न्यूक्लियस है लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। ये आप लोगों ने डेफिनेशन जहां तक करनी है। ये बैक्टीरिया की एक डायग्राम मैंने ऐड की हुई है, तो ये बस आप देख लें, लेकिन कोई ज़्यादा फोकस ना करें इस पे आप लोग। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ये पेपर के अंदर आ सकती है। ये तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं। शगुफ्ता इधर थोड़ा तवज्जो रखें। तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बाद में आप लोग निशान लगा लीजिएगा। आप लोग लिखेंगे बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप, यहाँ पे आप लोग खुद लिखेंगे, ऊपर ये छोड़ दें। आप लोग लिखें बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज कोकस, ये पहली कौन सी है? कोकस है। और दूसरी कौन सी है? बेसिलस है। और तीसरी कौन सी है? स्पाइरिलम है। ये तीन नेम आप लोगों को लाजमी याद आने चाहिए। पहली कौन सी है? कोकस है, दूसरी बेसिलस है, तीसरी स्पाइरिलम है। ये कोकस, ये देखिए कोकाई लिखा हुआ है, ये किस शक्ल के हैं? ये गोल हैं। ओवल भी हो सकते हैं और स्फेरिकल भी हो सकते हैं। ओवल का मतलब क्या होता है? लाइक एग, अंडे की तरह। और ये बेसिला, ये किस तरह के हैं? ये रॉड शेप है, रॉड नहीं होता जिस तरह से। और ये स्पाइरिला किस तरह के हैं? स्प्रिंग आप लोगों ने देखा हुआ है, ये उस शक्ल के होते हैं। तो ये आप लोगों को शेप भी आनी चाहिए। कोकाई आर ओवल आर स्फेरिकल शेप, बेसिलाई आर रॉड शेप, और स्पाइरिला आर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने रट्टा लगाना है इसको। तीन इसकी कैटेगरीज हैं, फोकस, बेसिलस और स्पाइरिलम। उसके बाद इनकी थोड़ी बहुत डिटेल है। बेसिलाई, ये हम लोगों ने जैसे ऊपर पढ़ा है कि ये जो है रॉड शेप होते हैं। बेसिलस आप लोगों ने जस्ट ये लिखना है कि बेसिलाई आर रॉड शेप, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और नीचे आपने जस्ट इसका ये साइज लिखना है। देयर साइज रेंज फ्रॉम 20 माइक्रोमीटर, और या फिर सबसे छोटा जो साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर है। ये जो अलामत है ना, ये माइक्रो की है, माइक्रोमीटर। पहले आपने क्या बताना है कि बेसिलाई या रॉड शेप, ये रॉड शेप, ये डायग्राम भी दी हुई है। और इनका साइज आप लोगों ने, ये दो चीजें आपने जहाँ पे बतानी है और ज्यादा डिटेल नहीं बतानी। उसके बाद कोकाई कह लें या कोकस कह लें, ये किस तरह के हैं? स्फेरिकल हैं या ओवल इन शेप हैं।
और इनके आप लोगों ने साइज बताना है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, इसका साइज आप लोगों ने बताना है। और इसकी डायग्राम, तो ये कोकाई है, ये स्फेरिकल है या फिर ओवल इन शेप है। ये देखें, ये कोकस पड़ा हुआ है, ये किस तरह का है, गोल है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि डिप्लो कोकाई, डिप्लो का मतलब क्या होता है, डबल, तो डिप्लो कोकाई का मतलब क्या होगा, मतलब दो कोकाई आपस में अटैच हैं। ये देखें ना, एक बैक्टीरिया ये पड़ा हुआ है और दूसरा ये पड़ा हुआ है। अब डिप्लो कोकाई आप लोग लिख लेंगे ना, दो सिंगल कोकाई आर अटैच्ड विद ईच अदर, और इसको हम लोग डिप्लो कोकाई का नाम देते हैं। तो कोकाई का आप लोगों ने बताना है कि दीज आर स्फेरिकल, आर ओवल इन शेप, ये स्फेरिकल होते हैं या फिर ओवल होते हैं, जस्ट इतना बताना है। और उसके बाद आपने इसका जो है ना, ये वाला साइज लिखा हुआ है, ये आपने साइज बताना है। इसका साइज 0.5 माइक्रोन टू 1.0 माइक्रोन मीटर होता है। डिप्लोकोकाई मैंने आपको बता दिया है, दोस्त कोकाई दैट रिमेन इन पेयर, पेयर कह लें या डबल फॉर्म में कह लें, इसको हम लोग डिप्लोकोकाई का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई हैं, आप लोग करना चाहें तो कर लें, नहीं करनी तो आप छोड़ दें। नेसीरिया गोनोरिया है और नेसीरिया मेनिंजाइटिस है, ये करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पे एक ये वाले कौन से बैक्टीरिया हैं, ये वो कोकाई है ना, और ये वाले देखें, ये वाले भी कोकाई हैं, लेकिन अब वो नीचे बता रहे हैं कि ये किस तरह के कोकाई हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा ये बताओ, ये कोकाई है या कुछ और है, कोकाई है ना, कोकाई है, हमें गोल नहीं है। ये देखो ना, एक बैक्टीरिया ये पड़ा, अब आपको इस माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे थोड़ी नजर आएंगे, आपको इस तरह नजर आएंगे ना, ऐसे। ये देखें, ये गोल नहीं है, आप अंदाजा लगाना, ये भी गोल है, ये एक चेन की शक्ल में पड़े हुए हैं इकराम। ये वाले जो कोकाई हैं वो चेन की शक्ल में पड़े हुए हैं। ऐसे कोकाई जो चेन की शक्ल में मौजूद होते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देते हैं। ये पेपर के अंदर मैंने पूछना है, स्ट्रेप्टोकोकाई कौन से होते हैं, आपने ये बताना है कि ऐसे बैक्टीरिया जो चेन की शक्ल में रहते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देते हैं। कोकाई दैट रिमेन इन चेन, ये एक चेन की शक्ल में, ये एक चेन पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देते हैं। और आपने इसकी एक एग्जांपल लाजमी करनी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, ये एग्जांपल आप लोग कर लें। अगर ये नहीं करनी, ये एस डॉट म्यूटेंस है, ये एस फॉर स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आप ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये भी आप लोग कर सकते हैं। कोई एक एग्जांपल कर लें तो बहुत अच्छी बात, एक आप लोगों ने लाजमी करनी है। स्ट्रेप्टोकोकाई कौन से होंगे, ऐसे कोकाई जो चेन की शक्ल में होते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाए, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ऐसे जैसे आप लोगों ने अंगूरों का गुच्छा नहीं देखा होता, उस शक्ल में अगर बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग स्टेफाइलोकोकस का नाम देते हैं। दीज आर क्लस्टर शेप लाइक ग्रेप, ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं, जैसे अंगूर होते हैं, उसको हम लोग स्टेफाइलोकोकस का नाम देते हैं। और अब आप लोग ये मुझे बताएं, अच्छा इसकी एक उसने एग्जांपल बताई है, आप लोगों ने जस्ट ये डेफिनेशन करनी है, दीज आर क्लस्टर शेप लाइक ग्रेप्स, आपने ये लिखना है। और उसके बाद आपने ये एग्जांपल लिखनी है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये आपने एग्जांपल लिखनी है। और इकराम ये बताएगा कि ये पहले तो ये बताएं कि ये बैक्टीरिया क्या स्ट्रेप्टोकोकस हैं या बेसिलस हैं, ये बताएं पहले। सॉरी, ये कोकस हैं या बेसिलस हैं, कोकस हैं। अब ये आप लोग बताएं कि ये स्ट्रेप्टोकोकस हैं या स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है ना। अब ये देख रहे हैं, ये अंगूर के ये गुच्छा पड़ा हुआ है, ये गुच्छा पड़ा हुआ है, ये गुच्छा पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मतलब एक चेन की शक्ल में होते तो फिर हम कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई है। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि स्पाइरल, ये कर्व शेप बैक्टीरिया होते हैं, इसकी कहते हैं कि दो तीन शेप्स हो सकती हैं। विब्रियो, दीज आर कर्व रॉड्स, ये देखें कर्व रॉड है, रॉड तो होता है ना बिल्कुल सीधा, कर्व का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब जैसे चांद की शक्ल नहीं होती जो पहली दूसरी तारीख का होता है, उसको हम कह सकते हैं कि कर्व रॉड्स है। दैट रिजेंबल कॉमा, जैसे आप लोग कॉमा लगाते हैं, ठीक है। और इसके आप लोगों ने एग्जांपल बतानी है, विब्रियो कॉलेरा, जो हैजा काज करता है ना, उसको हम लोग बैक्टीरिया को विब्रियो कॉलेरा का नाम देते हैं। पेपर के अंदर एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया दैट काजेस कॉलेरा,
कौन सा बैक्टीरिया है? वो है विब्रियो कॉलेरा। ठीक है। उसके बाद स्पाइरिला, दीज आर हेलिकल शेप विद थिक रिजिड सेल वॉल। ये किस तरह के होते हैं? हेलिकल शेप होते हैं। उसकी एग्जांपल स्पाइरिलम वोलेंटन है, स्पाइरिला की। उसके बाद हम लोग इसकी सेल वॉल की तरफ आते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बताने लगा हूँ, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की। कहते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, गौर से सुनना है आप लोगों ने, पेपर के अंदर भी है और मैंने एंड ऑफ द लेक्चर भी पूछा है। तमाम बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनके बाहर सेल वॉल होती है, उनके बाहर सेल वॉल होती है। एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जिसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उसको हम लोग माइकोप्लाज्मा का नाम देते हैं। अब आप लोग पेपर के अंदर लिख सकते हैं कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? उसको हम माइकोप्लाज्मा का नाम देते हैं। ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। कहता है विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अलावा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के ऑल बैक्टीरिया हैव ए सेल वॉल, उनकी सेल वॉल मौजूद होती है। और सेल वॉल का फंक्शन आप लोगों को बताया था कि इट इज टू प्रोटेक्ट द सेल एंड डिटरमिन इट शेप। उसके जो अंदर कंटेंट्स होते हैं उसको बचाना और उसकी जो है ना एक मखसूस शक्ल को बरकरार रखना होता है। अगर उसकी सेल वाल नहीं होगी तो उसकी जो मखसूस शक्ल होती है वो बरकरार नहीं रह सकेगी। कंपोजिशन ऑफ सेल वाल, इसकी जो सेल वाल होती है वो पेप्टाइडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडो ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। अब आप लोग बताएं कि पेप्टाइडो ग्लाइकेन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। पेप्टाइडो का वर्ड आप लोगों के माइंड में आता है? ये अमाइनो एसिड से रेलेवेंट है। ग्लाइकेन का जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आप लोग ये कहें कि इसके अंदर जो है ना पेप्टाइडो ग्लाइकेन, इट इज ए लार्ज मॉलिक्यूल, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है एंड इट कंटेन टू अमाइनो कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर अमाइनो एसिड भी होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है। तो इसका मेन जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, वो क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। अब ये वाला एमसीयू के अंदर भी आ सकता है कि मेन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, नीचे ऑप्शन होंगे काइटन और नीचे होगा लिपिड होगा, प्रोटीन होगा और उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकेन होगा। अगर आप लोगों को याद है तो आप इसको जस्ट सर्च करेंगे कि भाई इसका जो सेल वॉल का कंपोनेंट था ना वो पेप्टाइडोग्लाइकेन था। आप जस्ट 3-4 देखेंगे और नीचे आप टिक लगा दीजिए। अच्छा, बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये दरअसल जो है ना बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है। किस लिहाज से? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम ग्राम था, उसने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया। एक को उसने नाम दिया क्लास को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को उसने नाम दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक ग्राम पॉजिटिव है, एक ग्राम नेगेटिव है। और बैक्टीरिया का जो कलर होता है ना, कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। अब इनको देखने के लिए हम क्या करेंगे? इनको रंग देते हैं, इनको कलर कर देते हैं, उसको हम लोग स्टेनिंग का नाम देते हैं। स्टेन का जो मतलब होता है ना, कलर होता है। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम साइंटिस्ट था, उसने एक स्टेनिंग, एक टेक्निक उस बंदे ने दरियाफ्त की, जिस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कि ये क्या बेसिलस है, रॉड शेप है, या ये ओवल है, या स्प्रिंग की शक्ल का है, किस तरह का है। ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसकी सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है ना वो ज्यादा होता है, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन कम होता है। ये उसके अंदर मेन फर्क है। अब वो यहाँ पे कह रहा है दोनों के अंदर मौजूद होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनके अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा उसका लेवल होता है और नेगेटिव के अंदर कम होता है। नेगेटिव से आपने ये नहीं कहना कि बिल्कुल नहीं है, नहीं, मौजूद है लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। इसके अंदर क्या है कि 25 नैनोमीटर उसकी जो है थिकनेस होती है किस चीज की? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और यहाँ पर कितनी होती है? 3 नैनोमीटर होती है। 25 और 3 उनके अंदर मेन डिफरेंस है। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर एक और केमिकल होता है पॉलीसेकेराइड का, उसको हम लोग कहते हैं टिकॉइक एसिड। कौन सा? टिकॉइक एसिड। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक तो पेप्टाइडोग्लाइकेन थिक होती है और दूसरा उसके अंदर टिकॉइक एसिड होता है।
ये पेपर के अंदर भी आ सकता है, बल्कि आप लोगों ने लिखना भी है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, सेल वॉल इज ओनली 3 नैनोमीटर इन थिकनेस और कंटेन नो टिकॉइक एसिड। इसके अंदर टिकॉइक एसिड जो पॉलीसेकेराइड की लेयर है वो मौजूद नहीं होती। उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, इसकी खसूसियात क्या होती हैं। बैक्टीरिया आर मोस्ट न्यूमरस ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इस कायनात में सबसे ज्यादा जो जानदार पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। इट इज माइक्रोस्कोपिक प्रोकैरियोट। माइक्रोस्कोपिक मीन कि हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। प्रोकैरियोट जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। और इसके अंदर जो राइबोसोम होता है 70S होता है। 70S मतलब ये S जो है ना उसका साइज है, 70S उसका साइज है। और आई थिंक कि जो यूकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट का जो मुखालिफ होता है, उसके अंदर जो राइबोसोम का साइज होता है 80S होता है। और बैक्टीरिया में इट इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव सेल वॉल, जिसको हम लोग प्रोपेप्टाइडो ग्लाइकेन का नाम देते हैं। और उसे लिख भी दिया है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। इट हैज ओनली वन सर्कुलर क्रोमोसोम। इसके अंदर एक ही जो है ना गोल क्रोमोसोम होता है। और इट हैज स्मॉल रिंग ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। इसके अंदर रिंग जैसे अंगूठी होती है, गोल तरह के डीएनए होता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड का नाम देते हैं। और दे आर यूनिसेलुलर, इनके अंदर एक ही सेल होता है। मोस्टली फाउंड इन मोस्ट, ये मोस्ट हैबिटेट नहीं है, मॉइस्ट है, MOIST। मॉइस्ट का मतलब होता है जहां पर नमी होती है। ये मोस्ट हैबिटेट, मोस्ट भी हो सकता है, मॉइस्ट भी हो सकता है, लेकिन जहां पर नमी ज्यादा होती है वहां पर इनका ज्यादा मतलब कि चांसेस है वहां पर पाए जाने के। जैसे मैंने आपको बताया कि डीकम्पोजर मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि एक जानदार को, जानदार नहीं जो मर जाता है, गाय या भैंस है, बड़ा जानवर है, जब वो मर जाता है हम उसको दूर फेंक के आते हैं तो क्या होता है कुछ दिनों के बाद उसका बॉडी जो है ना टूट फूट का शिकार हो जाता है। और वो काम कौन कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई कर रहे होते हैं। मैनी मेन डिकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं। मोबाइल बैक्टीरिया मूव बाय फ्लैजेला, ऐसे बैक्टीरिया जो हरकत करते हैं वो किस चीज के जरिए से हरकत करते हैं, वो फ्लैजेला के जरिए से हरकत करते हैं। ये वाला जो है ना फ्लैजेला है, ये एक लंबा सा जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग फ्लैजेला का नाम दें। इसकी वजह से ये इसको मारता है तो उसकी वजह से ये फिर जो है ना मूवमेंट करता है। दो डेफिनेशन हैं, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इधर मैंने लिख दिया, इसको अलग से आप लोगों ने बुक के ऊपर जहाँ से नोट कर लेना है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब वो आपके बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर डिजीज काज करते हैं, उसको हम लोग पैथोजेनिक बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तमाम बैक्टीरिया जो है ना पैथोजेनिक नहीं होते। आप लोग ये समझे कि भाई बैक्टीरिया जितने भी हैं वो डिजीज काज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, उनको हम लोग नॉर्मल फ्लोरा का नाम देते हैं, नीचे हम लोग पढ़ते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होंगे, ऐसे बैक्टीरिया दैट कैन काज डिजीज, जो डिजीज काज करते हैं इन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे होस्ट मेजबान को कहते हैं ना, जब बैक्टीरिया किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं तो जिस जानदार के जिस्म के अंदर दाखिल हो रहे हैं उसको हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। और होस्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। सिर्फ इंसानों के अंदर बीमारियां नहीं फैलाते, एनिमल्स के अंदर भी फैलाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी फैलाते हैं। और ये आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद आपने ये एग्जांपल लिखनी है, स्ट्रेप्टोकोकस, सूडोमोनास और साल्मोनेला। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए इसके एग्जांपल पैथोजेनिक बैक्टीरिया की। उसके बाद नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा आप लोग कह लें या बेनिफिशियल बैक्टीरिया कह लें, ये एक ही बात है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से थे, जो डिजीज काज करते हैं, लेकिन उसके बरक्स नॉर्मल फ्लोरा ऐसे जानदार होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जानदार नहीं बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं और आपके जिस्म को फायदा पहुंचाते हैं और खुद भी फायदा हासिल करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, आपके बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं और उसके बदले में खुद भी फायदा हासिल करते हैं, उसको हम लोग नॉर्मल फ्लोरा का नाम देते हैं। ये आपके जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों के अंदर मौजूद होते हैं या ज्यादातर हिस्सों के अंदर मौजूद होते हैं। आप लोग बिला वजह जो एंटीबायोटिक खाते हैं
आप लोग कहते हैं कि मुझे बुखार हो गया तो चलो एंटीबायोटिक खा लो, मुझे फ्लू हो गया तो एंटीबायोटिक खा लो। आप लोग जब बिला वजह एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो ये जो आपके नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। आमिर, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये किस चीज को जाके मारते हैं? वायरसेस को, बैक्टीरिया को, फंजाई को, एलजी को, किस चीज को मारते हैं? बैक्टीरिया को मारते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तो मारते ही मारते हैं, लेकिन आप जब इसको बिला वजह खाएंगे ना, तो नॉर्मल फ्लोरा जो मतलब कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ये मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा इज ए पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है दैट इन्फेक्ट द बॉडी विदाउट काजिंग डिजीज, उनको डिजीज मतलब नहीं काज करने देते। The relationship between the body and its normal flora is an example of symbiosis. Symbiosis का मतलब होता है कि बाहमी फायदा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पर यूनियन कौंसिल नहीं पहुंच पाती तो वहां पर लोग क्या काम करते हैं, सफाई अगर किसी ने करवानी है तो वहां के वडेरे जो होते हैं लोग आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा करके क्या काम करते हैं, सफाई का काम करवा लेते हैं। तो ये भी एक इमदाद बाहमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मतलब आपस में कलेक्शन कर लें, उसके बाद आपका जो छोटा सा टाउन है या कस्बा है वहां पर आप जो है ना अच्छे अच्छे काम करवा लें, सफाई करवा लें और नाले जो है पक्के करवा लें। इसको हम सिम्बियोसिस का नाम देते हैं। ये बैक्टीरियल स्टेनिंग ये दरअसल प्रैक्टिकल के अंदर है। ये आप लोग जस्ट हाउ टू नाउ हो के ये होते क्या हैं, आप लोग रीजेंट्स के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। एक टेक्निक है ग्राम स्टेनिंग और दूसरी है जेडन स्टेनिंग, जील नेसन स्टेनिंग। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड कलरलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। और एक टेक्निक होती है इनको स्टेन करने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, एक ग्राम स्टेनिंग है और दूसरी जो है जेडन स्टेनिंग कह लें या जील नेसन स्टेनिंग कह लें। ग्राम स्टेनिंग के अंदर चार रिएजेंट्स आप लोगों को नाम याद होने चाहिए। पहला क्रिस्टल वायलेट है, दूसरा आयोडीन है, आयोडीन के आगे मॉड डेंट भी लिखा हुआ है। कहते हैं कि स्लाइड पे आप लोग बैक्टीरिया आप लोगों ने लगा दिए, उसको आपने हीट के साथ नॉर्मल फिक्स कर लिया, चिपका दिया, उसके बाद आपने क्रिस्टल वायलेट उसके ऊपर डाल दिया, कुछ देर के बाद आपने उसको गिरा दिया पानी के साथ, उसके बाद आपने आयोडीन उसके ऊपर डाल दी। आयोडीन क्या काम करेगी, इस कलर को जो है ना बैक्टीरिया के साथ चिपका देगी। उसके बाद डीक्लोराइजर क्या होगा, जो फजूल रंग होगा ना इसको यहाँ से हटा देगा। उसके बाद सेफरानीन होगा, ये उसको कंट्रास्ट देगा। ठीक है, तो ये चार रिएजेंट्स के नाम तो आप लोगों को लाजमी याद आने चाहिए। ये फंक्शन जो मैंने आपको बताए हैं उसके याद करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, डीक्लोराइजर और सेफरानीन, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। प्रैक्टिकल के अंदर ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, टेक ए क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड, आप लोग स्लाइड ले लें। प्रिपेयर द स्मेयर ऑफ सस्पेंशन ऑन द क्लीन स्लाइड विद लूप फुल ऑफ सैंपल। उसके बाद एयर ड्राई कर लें, क्रिस्टल वायलेट बाद पोअर, उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट ऐड करें 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद रिंस वाटर के साथ आप उसको साफ कर लें। उसके बाद फिर आप लोग आयोडीन डालें, उसके बाद फिर उसको आप वॉश कर लें। उसके बाद आप डीक्लोराइजर ऐड करें, फिर आप उसको वॉश कर लें। उसके बाद आप सेफरमिन डालें, फिर आप उसको वॉश कर लें। एक आपने रिएजेंट ऐड करना है, फिर आपने उसको वॉश कर लेना, फिर दूसरा ऐड करना है, फिर आप वॉश कर लें, तीसरा ऐड करें, फिर आप वॉश कर लें, चौथा ऐड करें, आप फिर वॉश कर लें। उसके बाद आप लोग उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखें, आप उसको जो है ना एग्जामिन करें, तो आप लोगों को बैक्टीरिया किस तरह के नजर आएंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये देखिए, ये इकराम बताओ कि ये कोकस है या राड है, ये वाले जो है? ये मुझे राड्स लग रहे हैं, और ये वाला जो है ना कोकस है, गुच्छे की शक्ल में भी है। और ये बताओ कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है? क्योंकि पहला जो कलर हम लोगों ने ऐड किया था ना वो वायलेट था, जामनी था। इस वजह से ऐसे बैक्टीरिया जो क्रिस्टल वायलेट को मतलब कि काबू रखे हुए हैं उसको हम लोग ग्राम पॉजिटिव का नाम देते हैं। और क्रिस्टल वायलेट को क्यों काबू किया हुआ है, क्योंकि उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है थिक लेयर मौजूद है। और ये वाले दूसरे जो है ये ग्राम नेगेटिव है, इनका पिंक कलर होगा। ठीक है, और ये वाले जो है कोकस हैं और ये वाले जो है रॉड्स हैं। रिजल्ट्स आप लोग इसके कैसे है, बिकॉज द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिटेन द क्रिस्टल वायलेट।
आफ्टर डीकलराइज दे अपेयर वायलेट इन कलर, इनका जो है कलर वायलेट होगा। और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आर डीकलराइज, उनका कलर उतर जाता है, कौन सा, क्रिस्टल वायलेट का। एंड टेक अप द काउंटर स्टेन एंड देयर फॉर अपेयर पिंक इन कलर, और ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं, पिंक होते हैं। अब ये वाले जो है ये वाले ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है जेड एन स्टेनिंग। इसको आप लोग जेड एन का नाम भी देते हैं, अगर आप लोग पूरा नाम लिखना चाहें तो जील नेल्सन का नाम भी दे सकते हैं। ये जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उसको स्टेन करने के लिए हम लोग ये वाला स्टेन यूज करते हैं। आप लोगों को ये पता हो कि जेड एन स्टेनिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का, ये उसका पूरा नेम है। इसके रिएजेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट कार्बल फक्सीन है, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, अल्कोहल है, मेलाकाइट ग्रीन है। ये चार रिएजेंट्स के नाम आप लोग को आने चाहिए। इसका मेथड भी सेम वही है, पहले आप लोग स्लाइड बना लें, उसके बाद उसको फिक्स कर लें। फिक्स करने का मतलब होता है कि वो जो आपने स्मेयर लगाया है ना वो फिक्स हो जाए स्लाइड के साथ, ये ना हो कि आप उसको पानी से वॉश करें वो भी गिर जाए। पहले आप लोग कार्बन फक्सीन डालेंगे, कुछ देर के लिए रखेंगे, फिर पानी डाल देंगे, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, फिर आप उसको गिरा देंगे, अल्कोहल डालेंगे, फिर आप उसको रिंस कर लेंगे वाटर के साथ, फिर आप मेलाकाइट ग्रीन डालेंगे, फिर आप 30 सेकंड के बाद उसको वॉश कर लेंगे। ये इसका मेथड है, ये सेम वर्डिंग वही लिखते हैं। उसके बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं, ट्यूबरकल बेसिलाई रेजिस्ट डीकलोराइजिंग बाय एसिड एंड अल्कोहल, इट विल रिमेन ब्राइट रेड। ये जो है ना ब्राइट रेड होते हैं, क्यों कि इसका जो पहला कलर होता है ना, ये वाला क्रिस्टल सॉरी कार्बल फक्सीन, इसका कलर जो है ना रेड टाइप होता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना रेड को रिटेन कर लेते हैं। तो जो सॉरी कौन से हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं, उनका कलर जो है ना आपको ब्राइट रेड नजर आता है, और ये रॉड शेप होते हैं। वाइल ऑल अदर ऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल्स विल टेक ऑन द कलर ऑफ काउंटर स्टेन, बाकी का जितना भी होता है काउंटर स्टेन होता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो कलर होता है बैक्टीरिया का वो कौन सा होता है, वो ब्राइट रेड होता है। और ये अभी तो नहीं, जब प्रैक्टिकल्स आएंगे तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल भी करवा के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हैं, ये बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल ऐसे ही नजर आते हैं।